Hi everybody. So today we are going to continue part 2 of biological classification. लास्ट क्लास में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक पढ़ लिया था, फीचर्स के बारे में, सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में और उनके एग्जांपल्स के बारे में, ड्रॉबैक्स के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे पांचों किंगडम के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना। हम ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करेंगे क्योंकि अगर इफ़ वी आर गोइंग टू डू एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा हम अगर कॉम्पिटिटिव के हिसाब से पढ़ने लगे तो वो आपके स्कूल एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में उतना सब डिटेल में नहीं है और बहुत टाइम भी लग जाएगा। क्योंकि अगर ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है, अगर इसको बहुत डिटेल में करने लगे तो हम जाएंगे जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट होगा, जहाँ जहाँ नीडेड होगा वहाँ डिटेल में भी करेंगे। मैंने मेंशन कर रखी हैं बहुत सारी चीज़ें और कुछ कुछ आपको मेरा सुनना भी पड़ेगा, एग्जाम्पल्स नोट करने पड़ेंगे। बाकी जो एनसीईआरटी में मैंने यहाँ लिख रखा है वो आप साथ साथ लिखते जाओ, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद किंगडम मोनेरा। पहली किंगडम थी मोनेरा। मैंने ऊपर भी कई बार एग्जाम्पल में बोला था कि इसका बैक्टीरिया जो है वो मेन एग्जाम्पल आपको जो याद करना होगा वो बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया के हिसाब से आप इसके सारे के सारे फीचर्स बता सकते हो। अब हम एक बार ऊपर जो टेबल मैंने बताई थी इम्पॉर्टेंट है उसमें जाते हैं। तो आप यहाँ पे मोनेरा के फीचर्स देखो। तो ये प्रोकार्योट होता है, बैक्टीरिया प्रोकार्योटिक होता है, कोई नॉट अ बिग डील। उसके बाद इसकी जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक होती है। सेलुलोजिक प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, इसमें नॉन सेलुलोजिक प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसलिए एब्सेंट है क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसकी सेलुलर है, कोई ऑर्गन सिस्टम जैसा कोई भी उस टाइप से कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी उस टाइप से प्रेजेंट नहीं है बॉडी के स्ट्रक्चर में। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रॉफिक है और हेट्रोट्रॉफिक भी है, जिसमें कि कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक हो सकता है ऑटोट्रॉफिक केस में, और हेट्रोट्रॉफिक में तो सेप्रोफिटिक पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं। फिर से आता है। हाँ, तो पहली ही लाइन है जो मैं स्टार्ट ऑफ द चैप्टर से बोलती आ रही हूँ कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत क्योंकि इनका साइज़ भी बहुत छोटा होता है, और हम इवोल्यूशन में भी पढ़ेंगे कि जो स्टार्ट में सबसे पहले कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ही आया था, तो इतने सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं कि हम काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट है। हम हर आप ऐड में भी सुनते होंगे सारे कि हैंड वॉश का ऐड है, उसमें भी बैक्टीरिया ही प्रेजेंट है कि आपके हाथ पे बैक्टीरिया है, फ़ोन पे बैक्टीरिया है, सरफेस पे बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ सॉइल। तो ये एक तरीके से एक रिलेटिव बताने के लिए एक रिलेटिव तरीके की स्टडी है कि हाँ ठीक है, आप इतना लोगे तो आपको उसमें 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया मिल जाएंगे। बहुत सारे, इसका मतलब है कि बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। अब रीज़न क्या है ये अबंडेंट है? क्योंकि ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे हॉट स्प्रिंग हो, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म कंडीशन हो, ठीक है, डेजर्ट्स हो, स्नो हो, चाहे एकदम डीप फ्रीज वाला कंडीशन हो, डीप ओशंस में भी प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पे भी आप यू नेम इट और वहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि उनकी जो एबिलिटी है टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स वो बनाती है उन्हें मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। अगेन मैंने पहले भी बोला था कि वो पैरासाइट्स की तरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि एक हेट्रोट्रॉफिक ट्रॉफिक मोड है न्यूट्रिशन का। तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया जो है उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करा है, 4 कैटेगरी में डिवाइड करा है बेस्ड ऑन देयर शेप मोस्टली। ठीक है, अब उनका शेप कैसा है, अब ये ऊपर का पढ़ने का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि वो 4 कौन कौन से शेप्स हैं, 4 क्या क्या नाम है और उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्कर 2 मार्कर किसी में भी आ सकता है। स्पेशली 2 मार्कर में आता है कि आप नाम बता दो और डायग्राम बना दो और उनका एग्जाम्पल लिख दो। अगर आप कॉम्पिटिटिव में देखते हो तो उसमें तो ऑब्वियसली या तो इनमें से किसी का चारों का नाम दे देंगे, चेंज कर देंगे, या शेप चेंज कर देंगे विद द डायग्राम, या उनका एग्जाम्पल चेंज कर देंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस मोनेरा से। तो बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला है कोकाई, दूसरा है वेसिलस, तीसरी है स्पाइरला और चौथा है विब्रियो। ठीक है, तो कोकस इसका प्लूरल कोकाई है, ठीक है, जो कि
राउंड है, ठीक है, राउंड शेप है, कोकस शेप्ड है इसकी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, माइक्रोकोकस, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के बहुत ऐसे एग्जाम्पल दिए जिसमें नाम में ही आ रहा हो उसका नाम, तो आपको याद करने में बहुत मुश्किल ना हो। जैसे बेसिलाई है, तो यहाँ पे रॉड शेप्ड है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, बेसिलाई है रॉड शेप्ड। ऐसी स्पाइरेला, नाम से पता लग रहा है कि स्पाइरेला है आपका स्पाइरल शेप, ठीक है, मतलब ऐसा स्पाइरल शेप्ड है, ठीक है। और इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला क्या होता है, कुछ लोकोमेंट्री ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको मोबाइल मतलब मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको मूव करने में हेल्प करते हैं, मूव करते हैं। जैसे ये दिख रहा है, ये फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला है। तो फ्लैजिला क्या करता है कि मूव करने में हेल्प करता है, इधर से उधर लाइक मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो ये स्पाइरला है जिसकी स्पाइरल शेप्ड है। चौथा है विब्रियो जो कि कॉमा शेप दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ यही लिखा है कि स्फेरिकल फोकस होता है, रॉड शेप्ड वेसिलस होता है, कॉमा शेप्ड विब्रियो होता है, स्पाइरल स्पाइरला होता है। इनके एग्जांपल्स कोकाई का माइक्रोकोकस, वेसिलाई का लैक्टोबैसिलस, स्पाइरला का नोडोस्पाइरलम और विब्रियो का विब्रियो कॉलेरा। ये हमने एग्जांपल ऑलमोस्ट ये दोनों तो सुने ही होंगे सबने, लैक्टोबैसिलस और विब्रियो कॉलेरा जो कॉलेरा डिसीज कॉज करता है, ये दोनों तो सुने होंगे। और ये भी काफ़ी आसान है, बिल्कुल नाम के हिसाब से ही है, माइक्रोकोकस और रोडोस्पाइरलम। तो ये है बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि जैसे मैंने बोला था कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि सेलुलर स्ट्रक्चर है तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ठीक है। आप ना एक बार आप इमेज बना लोगे ना किसी चीज़ की, जैसे वो सेलुलर है, तो आपको ये सब चीज़ें ना, ये पॉइंट्स याद करने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा और आपको कोई कंफ्यूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो तो सेलुलर है, ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि वो आपने देखा ना ऊपर कि वो कैसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। वो थर्मल वेंट्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं, वो हॉट स्प्रिंग्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं, वो स्नो में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उनका जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब क्योंकि उनका बिहेवियर भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वो जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके हिसाब से उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो काफ़ी एक्सटेंसिव होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होती है, क्योंकि अगेन दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। अब ऊपर पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सम आर ऑटोट्रॉफिक, फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है। ऑटोट्रॉफिक में क्या हो सकता है, कुछ फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं ऑटोट्रॉफिक, और कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, ठीक है। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, जिनमें एनर्जी सोर्स केमिकल रिएक्शन होती है और उनमें कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी प्रेजेंट नहीं होता है। इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, पता ही है सबको, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, किसी में फाइकोसाइनिन प्रेजेंट है, बट यहाँ पे कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ही नहीं प्रेजेंट है, और कोई और जो एनर्जी सोर्स है वो केमिकल रिएक्शन है। लेकिन जो वास्ट मेजॉरिटी है बैक्टीरिया की वो हेटेरोट्रॉफी होती है, ठीक है, मतलब दूसरों पे ही डिपेंड करती है अपने फूड के लिए, और पैरासिटिक हो सकता है, सेप्रोफिटिक हो सकता है। ये अगेन लाइक ऊपर की चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, जितनी बार आप सुनोगे आई थिंक आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी याद करने में। अब हमने 3 डोमेन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, आपको याद हो तो कि 3 डोमेन्स क्या होती हैं, ठीक है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जहाँ पे जो कार्ल वूस थे, मैंने मेंशन किया है, उन्होंने जो किंगडम मोनेरा है उसको 2 में डिवाइड कर दिया था, एक आर्की और एक यू बैक्टीरिया। तो यहाँ वही है। अब उन्होंने कैसे डिवाइड किया था, इसका कोई बेसिस होगा, क्राइटेरिया होगा, तो वो यही है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन इन सेल वॉल, कार्ल वूस डिवाइडेड मोनेरा इनटू 2। अब ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन जिसमें प्रेजेंट है और नहीं है, उस हिसाब से उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में। अब आर्की बैक्टीरिया आप देखो ना, तो आर्की बैक्टीरिया में अब वो है ना, यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। ये बहुत सालों से, मतलब आप समझ लो अर्थ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, काफ़ी पुराने टाइम से, ठीक है। आप इवोल्यूशनरी टाइम से देखोगे तब से एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इसमें एब्सेंट होती है ये सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन, इसमें इसमें जो प्रेजेंट होता है हम बोलते हैं स्यूडो म्यूरिन, ठीक है। स्यूडो मतलब ही होता है फॉल्स, ठीक है, तो फॉल्स म्यूरिन प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको एक अलग ही ग्रुप में डाल दिया गया है। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas, ठीक है। अब ये क्योंकि बहुत पुराने हैं और ये ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा हार्श और एक्सट्रीम हैबिटेट्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, ठीक है, जैसे हेलोफिल्स, हेलो मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है,
सॉल्टी, तो हेलोफिल्स जो बहुत ज़्यादा सॉल्ट एरियाज में प्रेजेंट होंगे उनको हेलोफिल्स बोलेंगे। जो हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होंगे, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा दे कैन सर्वाइव थ्रू अ लॉट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशंस और टेम्परेचर में रहते हैं, उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। ठीक है, अब इनकी रेंज है -190 डिग्री से 90 डिग्री तक, जहाँ तक मतलब सर्वाइव कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा रेंज है। -190 आप सोच भी नहीं सकते हो कितना होता है। हम 2-3 इतने में ही इतना कोल्ड फ्रीजिंग वेदर हो जाता है, तो दे कैन सर्वाइव इन -190 एंड 290 डिग्रीज। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ तो 40-50 में ही हीट वेव्स आने लग जाती है और इतना मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना ही। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो इनका जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इतना ज़्यादा रेंज है जहाँ ये सर्वाइव कर सकते हैं। टेम्परेचर इनका रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा है। तीसरे आते हैं मार्शी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं मिथेनोजन्स। ठीक है, तो मार्शी एरियाज में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, सॉल्टी एरियाज में, जो भी एक्सट्रीम हैबिटेट्स हो सकती है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं आर्किबैक्टीरिया। ठीक है, इनकी सेल वॉल में डिफरेंस होता है, इनमें स्यूडोम्यूरिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब they are different because they have different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या मतलब पॉसिबिलिटी क्या है इसकी और क्यों ऐसा है कि ये सर्वाइव कर सकते हैं ऐसे ऐसे सिचुएशंस में, एक्सट्रीम हार्ड कंडीशंस में। तो आप क्या करोगे, आप एक तो एग्जांपल सीखोगे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में कर सकता है, इसमें कर सकता है, और फिर उसके बाद इसका ये लिखोगे कि उनकी जो सेल वॉल की स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है यू बैक्टीरिया से। और अब आपको ये भी पता है कि क्या डिफरेंस है, यहाँ स्यूडोम्यूरिन प्रेजेंट है और वहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन प्रेजेंट है। अब फिर आते हैं मिथेनोजन्स, जो लास्ट में हमने मार्शी एरियाज में जो मिथेनोजन्स प्रेजेंट होते हैं, वो मिथेनोजन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। अब रूमिनेंट एनिमल्स आपको पता ही होगा, रूमन जिनके रूमन होता है स्टमक में, तो रूमिनेंट एनिमल्स का एग्जाम्पल होता है काउ, बफेलो, ये जो हम जनरली देखते हैं। तो काउ और बफेलो आर रूमिनेंट एनिमल्स, तो ये इनके गट में भी प्रेजेंट होता है मेथेनोजन्स। एंड इनसे क्या होता है, जब ये व्हेन दे एक्सक्रीट आउट, जब उनका डंग जो होता है गाय और भैंस का, तो काउ डंग आप देखते होगे, तो उससे हम बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, पता होगा है ना। तो उससे क्या होता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। मेथेनोजन उनका नाम ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये बहुत सारे रूमिनेंट्स एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होते हैं, जिनके जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीथेन गैस प्रोडक्शन के लिए, जिससे बायोगैस बनती है। हम बचपन में सबने बनाई है, ट्राई करी है बायोगैस बनाना, प्रोजेक्ट्स मिले होंगे 7th और 8th स्टैंडर्ड में, तो कराई है सबने, तो नॉट वेरी मच ऑफ अ बिग डील इसको याद करना। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट था, स्यूडोम्यूरिन, फिर हेलोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, जिसकी रेंज आप याद कर सकते हो तो कर लो, इट्स नाइस इफ़ यू मेंशन इट। और फिर मार्शी एरिया में मेथेनोजन्स प्रेजेंट होते हैं, और मेथेनोजन्स रूमिनेंट एनिमल के गट में भी प्रेजेंट होते हैं, जिससे बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। अब आते हैं हम यू बैक्टीरिया पर। ठीक है, अब यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, मतलब इनमें जो ऊपर मेंशन करा था, जिनके बेसिस पे कार्ल वुश ने डिवाइड किया था, तो पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन इन सेल वॉल प्रेजेंट होता है इनमें। ठीक है, अंडरस्टूड है, नॉट कोई ऐसा कि समझ ही आ जाएगा, जब उसमें नहीं प्रेजेंट है तो इसमें प्रेजेंट ही होगा। ठीक है, इसलिए इसको ट्रू बैक्टीरिया बोल रहे हैं। अब ट्रू बैक्टीरिया भी बहुत सारे होते हैं, 1000 ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरियाज आर ट्रू बैक्टीरिया प्रेजेंट। अब दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इनमें एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है। रिजिड मतलब क्या होता है कि रिजिड मतलब समझ सकते हो ना, बहुत टाइट कुछ प्रेजेंट है, मतलब एक बहुत ही एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है अराउंड इट। ठीक है, तो वो एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अगर मोटाइल होता है तो फ्लैजिलम भी, पर मोटाइल मतलब जो मूव कर सकता है, इमोटाइल मतलब जो मूव नहीं कर सकता। तो अगर मोटाइल है तो फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा। फ्लैजिलम जो हमने स्पाइरला में पढ़ा था, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं कुछ कुछ। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स कह सकते हो आप उनको, तो वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब यू बैक्टीरिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगेन सब में पढ़ने को मिलेगा आपको, आगे हर जगह आप पढ़ोगे उसको, वो है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया ही है, ब्लू ग्रीन एल्गी नाम से मत जाना है इसके, तो इसका एक नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, बट ये दिस इज अ बैक्टीरिया, दिस इज अ यू बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ठीक है, अब ये है जिसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है प्लांट्स की तरह। ठीक है, ये कुछ कंफ्यूजिंग फीचर्स हैं। ठीक है, यही है कि जिसकी वजह से, अब ये है तो बैक्टीरिया लेकिन इसमें क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट है, सेल वॉल भी प्रेजेंट है। तो क्या हुआ था ना कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको प्लांट्स में डाल दिया गया था
कि भाई इसमें तो सेल वॉल भी प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, तो फिर तो ये तो होगा ही प्लांट, ठीक है। तो इसलिए भी इसका नाम कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, लेकिन ये है बैक्टीरिया। इसका सारा स्ट्रक्चर हो, चाहे इसका बिहेवियर हो, रिप्रोडक्शन हो, सब कुछ बैक्टीरिया जैसा है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दे हैव क्लोरोफिल ए वेरी सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अब ये आपको वैरायटी भी दिखाता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया का बहुत कॉम्प्लेक्स है। कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, कुछ हेट्रोट्रॉफ्स हैं। तो ये एग्जांपल हो गया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ का। साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, मतलब कॉलोनीज में प्रेजेंट हो सकते हैं और फिलामेंट की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन भी हो सकते हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। तो अब वही कि कॉम्प्लेक्सिटी भी है और बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी है। कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय अ जिलेटिनियस शीथ, ठीक है। एक शीथ प्रेजेंट होती है जिलेटिन की, ठीक है, जो कॉलोनीज के अराउंड प्रेजेंट हो सकती है। या फिर जैसे यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे एग्जाम्पल ही दिया हुआ है नॉस्टॉक का। तो नॉस्टॉक फिलामेंटस सेल की फिलामेंटस है, ऑल्दो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि ये अगल बगल ये जो दिख रही है आपको एक ब्लू कलर का शीथ प्रेजेंट है ये साइड में, इसको है म्यूसिलेजिनस शीथ, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसको हम जिलेटिनस शीथ बोलते हैं, ठीक है। कॉलोनीज बनाती हैं। तो दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी, ऐसे इसको हम बोलते हैं वैसे एल्गल ब्लूम, ठीक है, ब्लूम्स इन वाटर बॉडी, ठीक है। जब आपने देखा होगा ना कहीं कहीं, अभी आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली दी कैसा वो दिखता है, बट व्हाट ऐसा होता है ना कि जब वाटर बॉडीज पोल्यूटेड होती हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाता है कि हाँ, तो जब वाटर बॉडीज पोल्यूटेड होती हैं तो ये एल्गल ब्लूम बना लेता है। एल्गल ब्लूम इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ। एनसीईआरटी में मेंशन भले ही नहीं है बट इम्पॉर्टेंट तो है। एल्गल ब्लूम, हाँ। तो इससे क्या होता है कि एल्गल ब्लूम बना लेता है जहाँ पे वाटर बॉडी पोल्यूटेड होती है। तो ये एक तरीके से इंडिकेटिव मेजर की तरह भी यूज़ होता है, ठीक है। तो अब कुछ है जो सम ऑफ देम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड हेटेरोसिस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। खैर ना, हम एक काम करते हैं, ठीक है, पहले डायग्राम भी समझ लेते हैं ताकि आपको साथ साथ में समझ आ जाए। एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड एनाबेना, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज़ हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अब ये है नॉस्टॉक एंड एनाबेना का एग्जाम्पल है जिसमें हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होती है। अब हेटेरोसिस्ट क्या है, ये है, ठीक है। जैसे आपको ये दिख रहा है नॉस्टॉक का ही एग्जाम्पल है, ये नीचे दिख रहा होगा नॉस्टॉक फिलामेंटस है, ठीक है। ये तो काफ़ी मैस हो गया, लेट मी ट्राई अगेन। हाँ, तो ये हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको। बाकी सारे जो सेल्स हैं उनमें अलग चीज़ है, देखिए अलग चीज़ें प्रेजेंट है, बट यहाँ एक हेटेरोसिस्ट ये है और दूसरा हेटेरोसिस्ट ये है जो कि हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और ये नॉस्टॉक का एग्जाम्पल है जो कि फिलामेंट, ये दिख रहा है ना, फिलामेंट प्रेजेंट है, बहुत सारे फिलामेंट्स। तो ये फिलामेंटस का एग्जाम्पल है, फिलामेंटस का। बाकी एनाबेना भी होता है जो कि इसका एग्जाम्पल है। तो ये कुछ हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये कुछ नहीं है, इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गई एक तरीके से, ठीक है। एक तो एल्गल ब्लूम हो गई, ठीक है, जो वाटर बॉडीज जो पोल्यूटेड होती है तो एल्गल ब्लूम फॉर्म हो जाती है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। ये नाइट्रोजन साइकिल में आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है, क्योंकि सब में यही सब है। तो हेटेरोसिस प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू ये लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया नॉस्टॉक एंड एनाबेना। फिर आते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। कीमोसिंथेटिक बताया था मैंने कि जो केमिकल रिएक्शन की एनर्जी है उसको एज एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं। एटीपी प्रोडक्शन की जो एनर्जी है उसको एज एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं। तो वो हो गए। अब वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब उनकी एनर्जी को एज अ, मतलब जो रिलीज एनर्जी को एनर्जी सोर्स, अपने लिए एनर्जी सोर्स के लिए की तरह यूज़ करते हैं, रेदर देन यूजिंग लाइट, सनलाइट को एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ करने के अलावा, ठीक है।
तो दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। अब ये रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, आयरन साइकिल, तो ये बायोजियोकेमिकल साइकिल में भी हेल्प करते हैं। तो हमने 2-3 पॉइंट पढ़े कि पहला तो एल्गल ब्लूम, दूसरा हेटेरोसिस्ट पे नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसके एग्जाम्पल क्या है, फिर कीमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉफ्स है वो क्या करते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग में, रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट है, आप इनको पॉइंटर बना के लिखते जाओ। मैं जो जो बोल रही हूँ ना उसमें से जो जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में जब समराइज़ करूँ तो ये 3 पॉइंट तो आपके हो ही गए कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो हो ही गई ना इनके। व्यू बैक्टीरिया पे आपको एक पेज का नोट भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो आराम से, आप डायग्राम तो बना सकते हो। फिर उसके बाद उनके थोड़ा उसके बारे में लिख दो, उसकी सेल वॉल के बारे में लिख दो, ठीक है। फिर उसके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके बारे में लिख दो। फिर एग्जाम्पल्स तो आपको पता ही है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप यहाँ से देख सकते हो कि नॉस्टॉक, एना वेना आगे याद करोगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हेटरोट्रॉफिक, क्योंकि वास्ट वैरायटी है हेटरोट्रॉफिक, ये पढ़ा था। तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, ठीक है। वास्ट वैरायटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक। तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स, ठीक है, डिकम्पोज जो करते हैं वो। मैनी ऑफ देम प्ले अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर, ठीक है। अब कैसे करते हैं आगे पढ़ेंगे। जैसे कि हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। अब ये कौन सा बैक्टीरिया है, अगेन वेसिलस का एग्जाम्पल है, ठीक है। वेसिलाई शेप्ड का, रॉड शेप्ड होते हैं, लैक्टोबैसिलस। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, अगेन इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लेग्यूम्स में, राइजोबियम एंड लॉट ऑफ देम। वेट अ मिनट। उसके बाद सम आर पैथोजेंस कॉजिंग द डैमेज, ठीक है। मतलब कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं तो कुछ दे आर ड्रॉबैक्स ऑल्सो। तो कुछ कहते हैं क्या कहते हैं, क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं, हम ह्यूमन बींग्स को भी डैमेज कर सकते हैं क्योंकि दे कॉज द डिसीजेस। अब जैसे एग्जांपल क्या है, कॉलेरा, बेवरियो कॉलेरा कॉमा शेप का एग्जांपल है ये। टाइफाइड, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। टेटनस का भी एग्जांपल है, टेटनाई, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिसीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, ठीक है। अगेन लाइक जो हमें ऊपर फ़ायदा हो रहा था, ऊपर हमने कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ी ये, ठीक है। और यहाँ पे भी कि हेटरोट्रॉफिक क्या कर सकता है, फ़ायदा कर सकता है क्या, कि कर्डलिंग हेल्प करता है। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। उसके बाद एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। बट कुछ समान पैथोजेनिक, ठीक है, जिनसे क्या होता है, डिसीजेस कॉज होती हैं। डिसीज़ का एग्जाम्पल ये है। अब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में सिर्फ फिजन का एग्जाम्पल है और फिजन के बारे में बताया, बाइनरी फिजन के बारे में बताया, लेकिन और भी कॉन्जुगेशन के थ्रू भी होता है, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं रिप्रोडक्शन के बैक्टीरिया में, एंडोस्पोर, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, और बहुत सारे तरीके हैं। या आप ना हायर क्लासेस में और आप पढ़ोगे जब ना, आप एक तो जैसे जेनेटिक्स में आपको पढ़ने मिलेगा बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि बैक्टीरिया और कैसे रिप्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ सिर्फ फिजन की बात की गई है तो हम ज़्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वरना, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही कितना लंबा टॉपिक है कि आपका आधा घंटे में तो रिप्रोडक्शन ही कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ वील स्टिक टू व्हाट हैज़ बीन रिटन। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, ठीक है। समटाइम्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स, ठीक है। अब ये स्पोर्स वही हैं, एंडोस्पोर्स जो मैंने बताया था, बट इनके बारे में इतना डिटेल में नहीं है, ठीक है। अब फिजन तो पता ही है, बाइनरी फिजन कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे ये डीएनए प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, 70S राइबोसोम होता है, और ये फिजन एमाइटोटिक होता है और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होती है यहाँ पे, कोई भी स्पिंडल फॉर्मेशन या फिर सेंट्रियोल और ये सब का कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल है और अच्छी बात है, पढ़ने में भी आसान है। कि आप सेल साइकिल डिवीजन में पूरा पढ़ोगे कि क्या स्पिंडल फाइबर है क्या नहीं है। तो यहाँ पे इतना याद रखो कि एमाइटोटिक है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होती ही नहीं है यहाँ। तो फिजन हुआ, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में स्पोर्ट्स बनाते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर, ठीक है। इनमें अगेन कॉम्प्लेक्सिटी, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने सिर्फ फिजन का इसलिए बोला क्योंकि यहाँ फिजन का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, डिवाइडिंग बैक्टीरियम का डायग्राम बना हुआ है, तो इसीलिए फिजन इज़ इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बाकी स्पोर्ट्स भी बन सकते हैं, ये आपको डिटेल में नहीं पूछेगा, ठीक है, स्कूल एग्जाम्स में एटलीस्ट, कि स्पोर्ट्स कैसे हैं, बनते कैसे हैं, कैसे नहीं बनते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर मुझे लगेगा कि इम्पॉर्टेंट है तो मैं एक क्लास ले लूँगी जिसमें थोड़ा सा इसके बारे में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। बाकी अभी तो मुझे नहीं लग रहा है इतना इम्पॉर्टेंट है।
एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी थ्रू हो सकता है, जहाँ पे डीएनए ट्रांसफ़र हो जाए किसी बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरिया में, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए। अब ये आ जाता है नीचे, एक अलग ही टॉपिक है आर्कियू बैक्टीरिया से, थोड़ा सा अलग। आपको लगेगा ये क्यों दिया है, बट ठीक है, दिया है एनसीईआरटी में तो कुछ काम का ही होगा। अब ये साइंटिस्ट का नाम है रॉक्स एंड नॉकार्ड, ठीक है। ये मैं आई थिंक आई शुड प्लेस इट है। तो ये साइंटिस्ट है जिन्होंने दे गेव दी माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रोप्लाज्मा एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है दैट कम्प्लीटली लैक्स अ सेल वॉल। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं माइक्रोप्लाज्मा के बारे में कि कोई भी पूछ सकता है व्हाट आर माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। व्हाट आर माइक्रोप्लाज्मा, आप सबसे पहले तो आपको साइंटिस्ट पता है किसने ये दिया। उसके बाद दे आर द ऑर्गेनिजम्स दे लैक अ सेल वॉल, में सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है, और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं अभी तक के जो हम जानते हैं, और जो सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ऑक्सीजन के विदाउट बिना सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत सारे माइक्रोप्लाज्मा हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी बहुत सारी डिसीजेज भी कॉज कर सकते हैं। अब ये क्या है, इसको हम कुछ नामों से भी बुलाते हैं। जैसे अब पहले तो ये, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है, तो दीज आर द बैक्टीरिया विदाउट कोट। अब इसको हम बैक्टीरिया में इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है ना, वो काफ़ी कुछ बैक्टीरिया से एक तरीके से सिमिलर है। सेम तो नहीं बोल सकते बट सिमिलर है, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं है, तो दे बैक्टीरिया विदाउट कोट हो गया, ठीक है। एंड दे कैन ऑल्सो पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर से पास कर सकते हैं। प्लियोमॉर्फिक का मतलब ही होता है, ये इंपॉर्टेंट है सुनना, प्लियोमॉर्फिक वर्ड का मतलब होता है कि चेंज देयर शेप, अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। उसके जैसे अमीबा दिखा आपने, तो अमीबा अपनी शेप को चेंज कर सकता है ना, कि वो अगर ज़रूरी नहीं है वो मूवमेंट शो करके, तो वो शेप को चेंज कर सकता है। ऐसे ही माइक्रोप्लाज्मा आर द प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वो शेप चेंज कर सकते हैं। एंड उनका कुछ नाम है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी उनको बोलते हैं, पीपीएलओ भी बोलते हैं, ठीक है। आगे जाके आपको एक बार ये किसी आई थिंक नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है नहीं पता मुझे, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे, आई थिंक प्लांट किंगडम में ही होना चाहिए। पीपीएलओ भी इनको बोलते हैं, जिनका नाम फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये दोनों नाम है माइक्रोप्लाज्मा के, सॉरी। और इनमें मुझे लगा यही इंपॉर्टेंट है, इतना ही मुझे लगा कि जो पूरा हो सकता है। बाई चांस जैसे क्वेश्चन एज सच कोई नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा भी तो ये ना डर ऐसा आता है कि सॉरी क्या हो रहा है, व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, या फिर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल का नाम क्या है। तो आपको ना 3 नाम दे देंगे कि माइक्रोप्लाज्मा, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम और पीपीएलओ, ऑल ऑफ द अबव। तो अब ऑल ऑफ द अबव पे लगा क्योंकि है तो सेम ही चीज़ ना, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। तो ये वही कुछ ऐसे क्वेश्चन चीज़ें ही हैं, क्वेश्चन वाली, इसमें कुछ बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं है याद करने का। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद ही कर लो तो बेटर है, ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ने के लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि इसमें से मैंने जितना भी देखा है यही क्वेश्चंस आते हैं। या डायरेक्ट कोई आपको 5 मार्क्स का नोट लिखने के लिए तो नहीं आएगा माइक्रोप्लाज्मा पे, तो और दे दिया किसी टीचर ने तो आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे लगता नहीं है देना भी चाहिए। और फिर हाँ, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, तो और कुछ ऐसा नहीं है। और प्रोटेस्टा के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोटेस्टा भी बहुत लंबा है, ठीक है, काफ़ी कुछ है इसमें भी। लेकिन आपको इस चैप्टर में ना इसका की यही है कि आप रिवाइज़ करते रहो टाइम टू टाइम। जैसे मैं ऑल्सो कनेक्टिंग लिंक, आई ऑल्सो बिलीव इन द फैक्ट कि ना आप लिंक बनाते रहो कि जो चीज़ आपने पहले पढ़ी वो बाद से लिंक हो रही कि नहीं हो रही है, और जो चीज़ आप अभी पढ़ रहे हो आपको पहले की तरह याद है कि नहीं है। जैसे ये पैरासिटिक है बैक्टीरिया, आपको ये पॉइंट इतना बार आप बोल बोल के लिख लिख के देखो, या अपने दोस्तों से बोलो कि हाँ ये पैरासिटिक है, ठीक है। पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है। इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल तो होता ही है, सॉरी ए सेक्सुअल तो होता ही, कहीं कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। तो अब जब आप पॉइंटर्स याद रखोगे ना, तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी, फिर तो आप लिख ही सकते हो। इतना तो मैं भी, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, तो कहानियाँ तो लिख सकते हैं। बस आपको ना कॉन्सेप्चुअल कुछ ऐसी चीज़ें ना, कुछ कीवर्ड्स याद हो तो आप आसानी से कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कुछ पॉइंट्स करेक्ट याद हो जो लिखे हैं, जैसे रिटन है, आप ऐसे नहीं लिख रहे हो जाके कोई भी वर्ड लिख दिया जाके, आप ऐसे ही कहानी, जैसे मैं बोलूँ कहानी बनाना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ये लिख रहे हो कि हाँ कर्ड हेल्प करता है कर्ड बनाने में। आप अगर कुछ कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हो, जैसे कर्डलिंग वर्ड यूज़ कर रहे हो, आप उसका एग्जांपल दे रहे हो साथ में कि लैक्टोबैसिलस। अब आपको पता है लैक्टोबैसिलस कहाँ पढ़ा था, बैसिलाई में पढ़ा था, शेप में पढ़ा था, तो उसका शेप भी आप मेंशन कर सकते हो कि उसका शेप ही होता है
रॉड शेप्ड, ऐसा जैसे यहाँ पढ़ा था तो रॉड शेप्ड है, तो आप उसके क्या करो ना, आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ही, आप पॉइंट्स भी बढ़ा रहे हो और आप अच्छे से लिखोगे तो टीचर को भी लगेगा कि आप कुछ तो पढ़ के आए हो। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड इस क्लास के लिए। अगली क्लास में प्रोटेस्टा विल ट्राई टू कवर इट एक क्लास में, बाकी देखते हैं जैसा होता है। देन थैंक यू।